हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है आरसीसी। ठीक है, आरसीसी। देखिए आरसीसी जो सब्जेक्ट है, आरसीसी सब्जेक्ट सिविल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम के अलावा आपके रियल लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग नहीं भी हो, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हो तो भी आरसीसी आपके काम आता रहता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग इसको आरसीसी के नाम से बोलते हैं। कई जगह पे आपको ये डीसीएस के नाम से मिलेगा सब्जेक्ट। डीसीएस का मतलब होता है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको आरसीसी के नाम से भी मिलेगा, ये सब्जेक्ट आपको डीसीएस डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के नाम से भी मिलेगा। अगर मैं आरसीसी की बात करूं, आरसीसी की फुल फॉर्म लिखने की कोशिश करें हम, तो देखिए आरसीसी की फुल फॉर्म आर स्टैंड्स फॉर रेनफोर्समेंट। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रेनफोर्समेंट। अब देखिए यहाँ पे सी दो बार आया है। इस सी का मतलब कंक्रीट भी होता है और सी का मतलब सीमेंट भी होता है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट लिखूं, ठीक है, या फिर अगर मैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिखूं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिखूं, ठीक है। आर का मतलब रेनफोर्समेंट, सी का मतलब कंक्रीट, सी का मतलब सीमेंट। तो अगर मैं रेनफोर्समेंट नहीं लिख के अगर रेनफोर्स्ड लिखे हम यहाँ पे, तो एक इसकी फुल फॉर्म हो सकती है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, दूसरा इसका फुल फॉर्म हो सकता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से इसका कौन सा फुल फॉर्म सही है। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट के नाम पे बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम में, आपके रियल लाइफ में, इसके अलावा इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है अलग अलग एग्जाम में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इस सब्जेक्ट का नाम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरसीसी रेनफोर्स्ड, सी का मतलब कंक्रीट भी हुआ, सी का मतलब सीमेंट भी हुआ। तो यहाँ पे तो मैंने कंक्रीट को पहले लिखा, सीमेंट को बाद में लिखा। नीचे वाले डेफिनेशन में, नीचे वाली फुल फॉर्म में मैंने लिखा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। जो इस आरसीसी की फुल फॉर्म है, उस आरसीसी की फुल फॉर्म ये वाला सही है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब तुम पूछोगे सर कि जब C4 कंक्रीट है, C4 सीमेंट भी है, तो फिर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सही क्यों है और रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट सही क्यों नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आरसीसी को रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, तो इस कंक्रीट सीमेंट का मतलब हो जाएगा कि ये जो सीमेंट है, ये जो सीमेंट बाद में लिखा है, ये सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है। ठीक है, और अगर मैंने सीमेंट कंक्रीट लिखा हुआ है, तो इस सीमेंट कंक्रीट का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंक्रीट है जो बाद में लिखा हुआ है, वो पहले वाले कंपोनेंट से मतलब सीमेंट से मिलके बना हुआ है। अब तुम डिसाइड करो ये बात कि क्या सीमेंट कंक्रीट से मिलके बना होता है या कंक्रीट सीमेंट से बना होता है। ठीक है, तो सीमेंट तो कंक्रीट से नहीं बनता है, लेकिन कंक्रीट सीमेंट से बनता है। इस वजह से ये वाला फुल फॉर्म सही नहीं है और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इसका फुल फॉर्म सही है। तो ये तो बात हुई आरसीसी की। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, अभी हमें ये इस डीसीएस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। अब देखिए, अगर हम डीसीएस की बात करें, अगर हम डीसीएस की बात करें, तो डीसीएस में आपको तीन चीजें मिल रही हैं। डीसीएस में आपके पास तीन टर्म्स हैं। तीन टर्म्स कौन कौन सी, एक तुम्हारे पास डिजाइन है, एक आपके पास कंक्रीट है, और एक आपके पास स्ट्रक्चर। ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। सबसे पहले इस डीसीएस का मतलब समझ लेते हैं कि हम डीसीएस में करने के वाले हैं, जो इसका फुल फॉर्म ही बता रहा है। डिजाइन, कंक्रीट और स्ट्रक्चर तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, राइट। तो अगर हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करें, अगर मैं सबसे पहले मान लीजिए डिजाइन को लेता हूं, अगर मैं सबसे पहले मान लीजिए डिजाइन को लेता हूं, तो डिजाइन का मतलब क्या होगा। अब डिजाइन का मतलब समझने के लिए क्या करें, डिजाइन के मतलब के लिए हम दो, मैं यहां पे दो चीजें लिखता हूं आपको, एक मैं लिखता हूं डिजाइन, एक में लिखता हूं एनालिसिस। डिजाइन और एनालिसिस दो वर्ड लिखे, ये दो वर्ड से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। इन दोनों वर्ड्स को आपने बार बार सुना होगा एज ए सिविल इंजीनियर। जब भी तुम सिविल इंजीनियरिंग शुरू करते हो सोम से, तो सोम में आपने एनालिसिस ही किया है। आपने डिजाइन वर्ड कभी कभी उसमें सुना होगा, बाकी आरसीसी
और स्टील स्ट्रक्चर इसमें डिजाइन काम में आता है, और सॉम में और स्ट्रक्चर में एनालिसिस काम आता है। अब इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए कि आपके पास में डस्टर है, ठीक है। अब अगर मेरे हाथ में डस्टर है तो मेरे हाथ में डस्टर होने का मतलब क्या हुआ कि इस डस्टर की डायमेंशन मुझे पता है, इस डस्टर की डायमेंशन मुझे पता है, ये डस्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी मुझे पता है, मतलब इसका मटेरियल भी मेरे को पता है, तो मुझे डायमेंशन भी पता है और इसका मटेरियल भी पता है। अब अगर मैं ये चाहूँ, इस चीज़ का पता लगाना चाहूँ कि इस डस्टर पे मैक्सिमम कितना लोड लगाया जा सकता है, ठीक है, इस डस्टर पे मैक्सिमम कितना लोड लगाया जा सकता है, मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इससे इससे आपको फाइंड आउट करना है या तो मैक्सिमम लोडिंग, या तो मैक्सिमम लोडिंग या फिर मोमेंट, या फिर मोमेंट, ठीक है। तो अगर आपको डायमेंशन पता हो, मटेरियल पता हो, और इन दोनों से अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर की, मैं सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, इन दोनों चीज़ों से, डायमेंशन से और मटेरियल से, अगर आप किसी पर्टिकुलर मेंबर है तुम्हारे पास, जैसे कि डस्टर है ये, तो ये डस्टर कितना लोड या कितने मोमेंट को रेसिस्ट कर लेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनालाइज करना। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनालाइज करना। तो एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि जब आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता हो, जब आपको डायमेंशंस पता हो किसी मेंबर की, तो वो मेंबर कितने लोड को या कितने मोमेंट को रेसिस्ट कर लेगा, उसको कहेंगे हम एनालाइज करना, राइट। दूसरी चीज देखते हैं, एनालाइज का मतलब समझ में आ गया। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा वर्ड है डिजाइन, ठीक है। दूसरा वर्ड है डिजाइन। अब सपोज जब आपने इस डस्टर को एनालाइज किया तो आपने ये पता लगा लिया कि सर ये डस्टर 100 किलोग्राम लोड को रेसिस्ट कर लेगा, सपोज करिए, तो ये एनालाइज हो गया। अब डिजाइन में क्या आता है, डिजाइन का मतलब है कि तुम्हारे पास लोड या मोमेंट गिवन है, तुमको कह रखा है कि मुझे 100 किलो का या 100 किलोग्राम का लोड को रेसिस्ट करवाना है। इस 100 किलोग्राम लोड को रेसिस्ट करवाने के लिए किसी भी मटेरियल का डस्टर चाहिए, ठीक है। अब वो मटेरियल लकड़ी हो सकता है, वो मटेरियल आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस 100 किलोग्राम के लोड को रेसिस्ट करवाने के लिए किस डायमेंशन के डस्टर की जरूरत होगी, किस डायमेंशन के डस्टर की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या पता है आपको, यहां पे लोड पता है, और इस गिवन लोड के लिए आपको डायमेंशंस चाहिए। तो जब गिवन लोड के लिए डायमेंशंस निकालनी हो उसको बोलते हैं डिजाइन, और जब गिवन डायमेंशन के लिए लोड आइडेंटिफाई करना हो उसको बोलते हैं एनालिसिस। तो ये बेसिक सा फर्क है डिजाइन और एनालिसिस में। अगर हम इसको लिखें यहाँ पे तो डिजाइन का मतलब क्या हो जाएगा, डिजाइन में क्या करते हैं हम, डिजाइन में करते हैं टू डिफाइन और टू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करेंगे, डिजाइन में हम फाइंड आउट करेंगे डायमेंशंस किसी भी मेंबर की, चाहे वो बीम हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो फुटिंग हो, कुछ भी हो। तो जब किसी भी मेंबर का आपको डायमेंशन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर लोड या मोमेंट के लिए तो उसको कहेंगे हम डिजाइन। तो डिजाइन का मतलब हो गया टू फाइंड आउट डायमेंशंस, डायमेंशंस फॉर गिवन लोडिंग और मोमेंट, ठीक है। ये तो बात हुई डिजाइन की। दूसरा वर्ड था आपके पास एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या किया, एनालिसिस में हमने इसका उल्टा किया, एनालिसिस में हमने इसका उल्टा किया, क्योंकि एनालिसिस में आपके पास डायमेंशंस पता है और वो डायमेंशन कितने लोड को रेसिस्ट कर लेगा उसको कहेंगे एनालिसिस। तो टू डिटरमाइन मैक्सिमम लोडिंग, और मैक्सिमम लिखो या मैक्सिमम मत लिखो भले, लोडिंग या फिर मोमेंट फॉर गिवन डायमेंशन, ठीक है। तो ये बेसिक सा फर्क है। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं खास करके इंजीनियरिंग में, अब देखिए समस्या क्या है तुम्हारे पास, जैसे मेरे पास अगर डस्टर है, या डस्टर का एग्जांपल नहीं लेके किसी बीम का एग्जांपल ले लो आप, आरसीसी की बात कर रहे हैं अगर, तो आरसीसी में अगर मैं इस बीम का एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं इस बीम का एग्जांपल लेता हूं, तो अब देखिए इसके लिए क्या परेशानी आएगी तुमको।
अगर मैं इस बीम को एनालाइज करना चाहूँ, अगर मैं इस बीम को एनालाइज करना चाहूँ, तो एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए? अगर एनालिसिस की हम डेफिनेशन पढ़ें तो टू डिटरमाइन लोड फॉर गिवन डायमेंशन, मतलब इसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका डायमेंशन तुमको पता है। तो अगर मैं इसको एनालाइज करूंगा तो एनालाइज करने के लिए तुम्हें डायमेंशंस पता होने चाहिए। और अगर डायमेंशन पता है, डायमेंशन पता है, डायमेंशन पता किस में है? डायमेंशन पता डिजाइन में है, डिजाइन में आपको डायमेंशंस पता है। और डायमेंशन अगर पता है तो तुमने डायमेंशन पता किसके लिए किया? कोई भी गिवन लोड या मोमेंट के लिए। डायमेंशन पता किसके लिए किया? किसी भी लोड या मोमेंट के लिए। और यहां पे डायमेंशन गिवन है किसके लिए? मतलब डायमेंशन आपको पता करनी है किसके लिए? गिवन लोड या मोमेंट के लिए। अब यहां पे हम करना क्या चाह रहे हैं? इस बीम को एनालाइज करना चाह रहे हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ? एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आपको लोड फाइंड आउट करना है या मोमेंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या होगा, जब हमको लोड फाइंड आउट करना है मतलब डायमेंशंस गिवन है, डायमेंशंस गिवन है किसी भी पर्टिकुलर लोडिंग के लिए। तो डायमेंशंस पता कब होंगी? जब आपको लोड पता होगा। अगर हम डिजाइन की डेफिनेशन से देखें तो डायमेंशन पता कब कर पाओगे? किसी भी पर्टिकुलर लोडिंग के लिए। और किसी भी चीज के लोड पता कब कर पाओगे? जब उसकी आपको डायमेंशंस पता होंगी। तो सीधी सी बात निकल के क्या आई कि जब तक आपको डिजाइन पता नहीं हो तब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। और किसी चीज को डिजाइन करने के लिए उसका एनालिसिस होना जरूरी है। तो ये दोनों एक चीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। डिजाइन के बिना आप एनालाइज नहीं कर पाओगे और बिना एनालिसिस के हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बड़ी बात हो गई, क्योंकि जब बीम को डिजाइन करना था, बीम की डायमेंशन डिसाइड करनी थी, तब तो तुमको लोड चाहिए था कि किस लोड के लिए डिजाइन करें। लेकिन जब तुम्हारे पास बीम है तो कितने लोड को लेगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री दोनों चीजें हुई, ठीक है। तो अब जब इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है कि डिजाइन के बिना एनालाइज नहीं हो पाएगा, एनालिसिस के बिना डिजाइन नहीं हो पाएगा, तो फिर एक चीज आती है, उसको बोलते हैं अजम्पशंस, उसको बोलते हैं अजम्पशंस। ये पूरी इंजीनियरिंग, चाहे किसी भी ब्रांच की इंजीनियरिंग हो, या अगर इंजीनियरिंग का बेसिक सब्जेक्ट फिजिक्स लें हम, तो पूरा फिजिक्स या इंजीनियरिंग अजम्पशन बेस्ड है। लेकिन ये अजम्पशंस अंदाजे से नहीं लिए जाते, ये जो रिलायबिलिटी बेस्ड एनालिसिस किए जाते हैं उनके आधार पे, उनके बेसिस पे ये अजम्पशंस लिए जाते हैं। तो जैसे जैसे आरसीसी हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखोगे हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर अजम्पशन लिया गया है, और उन अजम्पशन को काम में लेने के बाद हम डिज़ाइन और एनालिसिस दोनों परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बिना ये नहीं हो पाएगा, इसके बिना ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डिज़ाइन का मतलब समझ में आ गया। डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई पर्टिकुलर लोड को रोकना है, और उस लोड को रोकने के लिए कितने डायमेंशन का, किस मटेरियल का मेंबर चाहिए होगा, राइट। तो एक बात हुई डिज़ाइन की। दूसरा वर्ड है कंक्रीट, दूसरा वर्ड है कंक्रीट, दूसरा वर्ड है कंक्रीट, दूसरा वर्ड है कंक्रीट। के बारे में विस्तार से बात करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कंक्रीट का। अभी सिर्फ कंक्रीट के लिए मैं इतना बता देता हूं कि कंक्रीट कंपोजिशन है कुछ मटेरियल्स का। जिस कंक्रीट में क्या क्या होता है? एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, कोई भी कंक्रीट में एक बाइंडिंग मटेरियल होगा, एक इसमें एग्रीगेट्स होंगे, और इसमें वाटर होगा। कंक्रीट का वीडियो अलग से बनेगा, उसमें कंक्रीट के बारे में और भी डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट क्यों काम में लेते हैं बेसिकली। क्योंकि जब कंक्रीट नहीं था तब भी मकान बनते थे। अगर आप बहुत पुराने मकानों में देखो तो किसी में भी कंक्रीट नहीं था, पत्थर से, इनसे सबसे मकान बनते थे। तो ज़रूरत क्या हुई कंक्रीट की, क्यों ज़रूरी है, कैसे बनता है, क्या क्या इसके काम है, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ कंक्रीट का मतलब ये समझ लीजिए कि कंक्रीट में तीन चीज़ें होती हैं, जिसमें से भी बाइंडिंग मटेरियल में आप सीमेंट काम में ले सकते हो, बाइंडिंग मटेरियल में आप लाइम काम में ले सकते हो, और जिप्सम काम में ले सकते हो, ठीक है। एग्रीगेट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक फाइन एग्रीगेट होता है, एक कोर्स एग्रीगेट होता है, और वाटर तो वाटर ही है। अब यहाँ पे दो तरह के एग्रीगेट हुए, एक फाइन एग्रीगेट हुआ, एक कोर्स एग्रीगेट हुआ। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो इनकी साइज से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर किसी भी एग्रीगेट का साइज 4.75 mm से बड़ा है तो उस एग्रीगेट को बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। और अगर मटेरियल अगर किसी भी एग्रीगेट का साइज
4.75 mm से छोटा है तो उसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। तो कंक्रीट इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, क्योंकि डिटेल में बात करेंगे कंक्रीट के बारे में। अभी इस वीडियो में सिर्फ इसका नाम समझने की कोशिश करते हैं। तो दो वर्ड क्लियर हुए, डिजाइन और कंक्रीट। अब तीसरा वर्ड आता है स्ट्रक्चर। तीसरा वर्ड आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अगर मेरे पास इस डस्टर है तो मैं क्या इस डस्टर को स्ट्रक्चर बोल दूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। अगर मेरे पास मान लीजिए ये बीम है, सपोज, अगर सपोज आपके पास में ये बीम है, तो ये बीम सिर्फ एक मेंबर है, ये बीम सिर्फ एक एलिमेंट है। इस पर्टिकुलर बीम को, अकेले बीम को आप स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। अगर ये बीम दो कॉलम पे खड़ा हुआ है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। अगर ये बीम इन दोनों कॉलम पे खड़ा हुआ है तो एक एलिमेंट ये हुआ, एक एलिमेंट ये हुआ, एक एलिमेंट ये हुआ, और ये तीनों एलिमेंट एक बेटर वे में अरेंज्ड है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज्ड है। तो इस सिचुएशन को या इस कॉम्बिनेशन को या इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? दिस इज अरेंजमेंट, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, ठीक है। अकेला एलिमेंट नहीं, अकेले कॉलम को भी आप स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, अकेले बीम को भी आप स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, लेकिन जब तीनों ये एक साथ परफॉर्म करने के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ परफॉर्म करने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको बोला जाएगा स्ट्रक्चर। तो आई थिंक ये तीनों वर्ड आपको क्लियर होंगे, डिजाइन क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। इधर आरसीसी का मतलब आपको पता चल गया होगा कि आरसीसी का फुल फॉर्म रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्यों है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट क्यों नहीं है, ठीक है। ये तो बात हुई सब्जेक्ट के नाम की। अब देखिए, अब अगर हम सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर हम सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर हम सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंस तो ये कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आरसीसी पूछा जाता है, अच्छा खासा पूछा जाता है। चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो, अच्छा खासा पूछा जाता है। इससे अलावा, इससे अलावा डेली आप देखते हो, आपकी डेली लाइफ में मकान आप बनते हुए देखते हो, तो उन मकान को बनने में आरसीसी का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। आरसीसी की स्लैब बनाई जाती है, आरसीसी की बीम बनाई जाती है, आरसीसी के कॉलम बनाए जाते हैं। तो अगर आपको इस आरसीसी का नॉलेज अच्छा खासा है तो आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जिन लोगों को अच्छा अनुभव होता है, जिन लोगों के पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है आरसीसी का, वो उस मकान की साइज़ देखने के बाद आप ये बता पाओगे कि इसमें इतना रेनफोर्समेंट चाहिए होगा, इतना ये चीज़ चाहिए होगी, इतनी ये चीज़ चाहिए होगी, और इस पर्टिकुलर लोड को रोकने के लिए किस तरीके से मेंबर को डिजाइन करना है। तो एग्ज़ाम में आने के अलावा इसका डेली लाइफ में भी अच्छा खासा यूज होता है। अगर मैं वेटेज की बात करूँ, अगर मैं आरसीसी के वेटेज की बात करूँ, अगर मैं आरसीसी के वेटेज की बात करूँ, तो देखिए, ये जो पूरे के पूरा कोर्स होगा आपका, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आरसीसी का हो या और कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो सारे सॉरी, तो वो सारे के सारे कोर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, एक छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक। अगर मैं बड़ा एग्जाम की बात करूं तो हम ईएसी ले सकते हैं, गेट के एग्ज़ाम ले सकते हो, एसएससी जेई के एग्ज़ाम ले सकते हो, या कोई भी स्टेट एजेंसी के एग्ज़ाम ले सकते हो। स्टेट के जेई और ए के एग्ज़ाम की बात कर सकते हो। अगर हम ईएसी की बात करें तो ईएसी में प्रीलिम्स और मेंस दो एग्ज़ाम होते हैं। इसी तरह से एसएससी जेई में भी प्रीलिम्स और मेंस दो एग्ज़ाम होते हैं। गेट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और स्टेट ए जेई में भी लगभग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। ईएसी प्रीलिम्स में मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि हर साल वेटेज कम ज़्यादा होता रहता है। सारे एग्जाम अनप्रडिक्टेबल हैं, ऐसा नहीं होता कि हर साल लगभग सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम सबका एक एवरेज लेने की बात करते हैं। तो ईएससी का जो एवरेज है प्रीलिम्स में आरसीसी का, वो लगभग 10 to 12% है, लगभग 10 to 12%, सॉरी 10 to 12% गेट में है। ईएससी में 15 to 16%,
लगभग 15 से 16% क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरसीसी से। मतलब अगर 200 नंबर का पेपर हुआ तो 200 नंबर में से 32 मार्क्स का आरसीसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 से 16 नंबर का वेटेज अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, और लगभग 15% के आसपास वेटेज है इसका मेंस में। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं यूएससी के आजकल, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है 200 मार्क्स का, सॉरी 300 मार्क्स का, और मेंस में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, जो हर पेपर 200 नंबर का होता है, कन्वेंशनल पेपर होता है। तो आरसीसी आता है पेपर फर्स्ट में, आरसीसी आता है ईएससी मेंस में पेपर फर्स्ट में। तो लगभग 15% का, 15% का मतलब क्या हुआ, 30 नंबर का आरसीसी पूछा जाता है। और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आरसीसी से। आरसीसी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप आरसीसी का किसी भी तरीके का क्वेश्चन मुंह जबानी कर दोगे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो आराम से आपसे निकल जाएंगे। कन्वेंशनल पेपर होता है आरसीसी का, कन्वेंशनल जो क्वेश्चन होते हैं आरसीसी के, वो कन्वेंशनल क्वेश्चन बिल्कुल एक फिक्स्ड, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं ऐसा कहता हूँ कि आरसीसी सिविल इंजीनियरिंग का सबसे आसान सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे लास्ट तक, अगर आप वीडियोज फॉलो करोगे, सारी अप्रोचेज फॉलो करोगे, और वीडियो देखने के बाद अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आई मेक श्योर कि आप किसी भी एग्ज़ाम में आरसीसी के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, अप टू 90-95%, राइट। तो ईएससी की बात हुई। गेट में तकरीबन आरसीसी का वेटेज 6-8% के आसपास है। बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है आरसीसी का गेट में, लेकिन 6 से 8 नंबर कम नहीं होते। दूसरी खास बात क्या है, गेट जो ऑब्जेक्टिव पेपर जितने भी होते हैं आरसीसी के, ऑब्जेक्टिव में आरसीसी जितनी भी आती हैं, उन सब में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आरसीसी का कोडल रिकमेंडेशंस। आरसीसी की कोडल रिकमेंडेशंस, कोड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोड कौन सा है आरसीसी का, IS 456 2013। अब 2013 में रिवाइज हुआ है, ठीक है, इससे पहले 2007 काम में आता था। तो इस कोड की रिकमेंडेशंस जहाँ तक कोशिश होगी, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल होंगी रिकमेंडेशंस मैं आपको बोर्ड पे लिखवा दूंगा, उनको सबको एक्सप्लेन करवा दूंगा। लेकिन फिर भी सारी के सारी रिकमेंडेशन, क्योंकि सारे कोड को लिखवाना पॉसिबल नहीं होता, तो कोड आप खुद से पढ़ सकते हो। जो कंसेप्ट होंगे उसमें, कंसेप्चुअल जो चीज़ें होंगी, समझाने लायक जो चीज़ें होंगी, वो आपको सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस कर दी जाएंगी। इसके अलावा अपना कोर्स इस तरीके का रहेगा कि अगर आप शुरू से लास्ट तक कोर्स को फॉलो करते हो, तो ईएससी का एग्ज़ाम हो, गेट के एग्ज़ाम के पेपर हो, एसएससी जे के एग्ज़ाम के पेपर हो, इंडिया में जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हुए हों, किसी का भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ये आपको पता कब चलेगा, तब आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लोगे, और चैप्टर पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले, चाहे वो ईएएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो आईएएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, या और कोई भी बुक जो आपको पसंद आती हो, किसी भी ऑथर की बुक हो, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, एसएससी जेई में लगभग 10% के आसपास का वेटेज रहता है आरसीसी का। ये रहता है किसमें, प्रीलिम्स में। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में ये वेटेज लगभग 20% तक जाता है। मेंस में ये वेटेज लगभग 20% तक जाता है। 60 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं आरसीसी से, और स्टेट एजे में लगभग 10% से लेकर 20% तक वेटेज रहता है आरसीसी का। तो आरसीसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो शुरू से अगर लास्ट तक आप फॉलो करोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, राइट। तो हम जो अप्रोच फॉलो करेंगे वो अप्रोच फॉलो करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे हमने इस वाले वीडियो में शुरू किया, सब्जेक्ट के नाम से पढ़ना शुरू करेंगे, और सब्जेक्ट के नाम से लेकर जाने के बाद हम बिल्कुल इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहाँ तक आपको कवर करेंगे। कोशिश होगी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा दूँगा प्रीवियस ईयर्स के, चाहे वो ईएससी के हों चाहे वो गेट के हों, लेकिन फिर भी मैं स्पून फीडिंग नहीं करवाऊँगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर वीडियो के बाद आपको कुछ क्विज मिलेगी, जिस क्विज को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उन क्वेश्चन को घर पे करने की कोशिश करो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।